अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक फर्दर सब यूनिट जिसका नाम है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। बुनियादी तौर पे 4 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका नाम है एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल जो है ये हमारे पास स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल कहते हैं बॉल जैसी, गेंद जैसी शक्ल का होता है ये। तो एक एमसीक्यूज आपको ये आ सकता है कि शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एस ऑर्बिटल होता है ये 3 डायमेंशनल ऑर्बिटल होता है, यानी ये किसी एक एक्सिस पे मौजूद नहीं होता, ये तमाम एक्सिस पे रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एक 3 डायमेंशनल ऑर्बिटल है। इसमें एक और चीज कि एस जो है ये जो ऑर्बिटल है बेटा ये शार्प स्पेक्ट्रम जनरेट करता है। शार्प स्पेक्ट्रम सुना था, जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है 2s से 1s में, तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो शार्प स्पेक्ट्रम बनेगा। तो स्पेक्ट्रम इसका क्या होता है, शार्प। फिर इसको हम नॉन डायमेंशनल भी कहते हैं क्योंकि ये किसी खास एक्सिस पे मौजूद नहीं रहता, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन डायमेंशनल। ये 1s ऑर्बिटल हमारे पास, ये s ऑर्बिटल्स को दिखाया गया, दैट इज कॉल्ड 1s। और ये जो ऊपर रेंज है बेटा यहां से यहां तक, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी रहती है, 95%, 95%। बेटा इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ऑर्बिटल कहलाता है। तो ये 2s ऑर्बिटल है ये वाला। बेटा 1s और 2s ऑर्बिटल्स के दरमियान एक ऐसी जगह भी आती है, ये वाली जगह जो है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0% होगी बेटा। बेटा इस चीज को हम कहते हैं नोड, ये चीज कहलाती है नोड, या इसे हम कहते हैं नोडल प्लेन। बहरहाल जब ये सर्कल की सूरत में है तो बेटा इसे हम कहते हैं सर्कुलर नोड, और ये सिर्फ 1s और 2s के दरमियान में रहती है। तो आपको ये बातें एमसीक्यूज के लिए याद रखना है और इसकी शक्ल का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस शेप में एग्जिस्ट करता है। और फिर फर्दर नोडल प्लेन। सेकंड जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है दैट इज कॉल्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है, जिसकी जो शेप होती है दैट इज डंबल शेप। डंबल शेप का ये ऑर्बिटल है और प्रिंसिपल जो है वो इसका P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। बेटा ये स्पेक्ट्रम से इसके जो है नाम जनरेट किए गए हैं। और फिर ये PX, PY और PZ 3 ऑर्बिटल्स हैं। इनको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, P एक सब शेल है और उसके अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से, PX, PY, PZ। तो एक चीज आपने देखनी है कि P में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आती है 6, लेकिन P ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 ही होती है। P ऑर्बिटल, ऑर्बिटल से मुराद PX, PY या PZ, क्योंकि हमने ये आगे डेफिनेशन पढ़ी है इसी चैप्टर के अंदर कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो P ऑर्बिटल जो है इसका मतलब है वो हम कौन सा ऑर्बिटल ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम PX। तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, तभी कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे टोटल पी शेल के अंदर, पी सब शेल के अंदर। तो बेटा इसकी जो शक्ल है देखिए आपको डंबल शेप ये नजर आ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डी ऑर्बिटल, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल है बेटा ये, ठीक है। और इसकी जो शेप है वो क्लोवर लीफ, एक पौधे की पत्ते की तरह की शेप है इसकी, क्लोवर लीफ इसकी शेप है। इसमें एमसीक्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको नजर आ रहा होगा इसकी 4 लॉब्स हैं, ये है एक्स और ये है वाई, ठीक है। 5 पी डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एस एक ही होता है, पी 3 तरह के हैं और डी 5 टाइप्स के होते हैं। इनमें से एक जो एक्स और वाई के एग्जैक्टली ऊपर होता है, ऑन द एक्सिस होता है, इसे कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। जो एक्सिस के ऊपर है, कौन से एक्सिस के, एक्स और वाई के ऊपर, उसे हम कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो जी के ऊपर है, जी एक्सिस के ऊपर है, उसे हम कहते हैं जी स्क्वायर। जी स्क्वायर वाहिद ऑर्बिटल है जो है डी से बिलोंग करता है, लेकिन बेटा इसकी शेप जो है वो पी जैसी है। तो डी ऑर्बिटल इज द ओनली ऑर्बिटल विच हैव डंबल शेप, ठीक है। तो डीजी स्क्वायर की शेप जो है वो कैसी होती है, डंबल। बाकी सभी की 4 लोब्स के साथ जो है वो क्लोवर लीफ शेप है। इनमें से जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बेटा ये ऑन एक्सिस
एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, एक्सिस के ऊपर। और जो एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स होंगे, लोब्स उनकी 4 ही होंगी, लेकिन वो एक्सिस के दरमियान में यहां पे एग्जिस्ट करेंगे, उन्हें कहते हैं बिटवीन एक्सिस वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इस लिहाज से भी 2 तरह के हैं। तो कौन से ऑर्बिटल्स हैं डी के जो के बिटवीन एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं? तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए। और ये कौन से हैं? ऑन एक्सिस। एमसीक्यूज इस तरह से जनरेट किया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल डज नॉट हैव बिटवीन या डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द एक्सिस। तो बेटा ये जो है बिटवीन द एक्सिस एग्जिस्ट करेंगे, उनमें से कोई ऑप्शन एक दी जा सकती है जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपको इसकी शेप्स के मुतालिक आइडिया होना चाहिए। इसमें इस चीज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 के बराबर होती है। बेसिकली सेंटर आ जाता है इनका, न्यूक्लियस आ जाता है, इसे हम कहते हैं पॉइंट नोड। पॉइंट नोड जिस तरह यहां पे बात हुई थी तो हमने कहा था नोड है, नोड उस जगह को कहते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन 0% हो। तो ये सर्कुलर नोड था, ये पॉइंट नोड है। और इसके दरमियान में भी जो है, अब देखिए ये वाली जो स्पेस है यहां पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करता, इसे कहते हैं प्लेन नोड। प्लेन नोड। तो यहां पे नोड की 3 इकसाम हमारे पास आ गई, सर्कुलर नोड, प्लेन नोड और पॉइंट नोड। यहां पे भी पॉइंट नोड और प्लेन नोड एग्जिस्ट करेंगे, सर्कुलर नोड सिर्फ यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपको शेप्स के मुतालिक आइडिया होना चाहिए। बेटा एफ ऑर्बिटल जो है, जो फंडामेंटल है नाम के लिहाज से, और उसकी कॉम्प्लिकेटेड शेप आपकी बुक में उसकी शेप का नहीं बताया गया, ना ड्रॉ की गई है, सो इसलिए हमें उसको सिर्फ ये 2 जगह पे लिखा है, एक जगह पे कॉम्प्लिकेटेड लिखा है और एक जगह पे उसने लिखा है नॉट नॉन। शेप अभी उसकी हमें पता नहीं है, तो बहरहाल वो आपने उसको याद भी नहीं रखना। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुतालिक बातें हैं कुछ, के शेल्स में अगर हमें निकालना हो कि कितने सब शेल्स होंगे। अब एक चीज आपने ये देख लेनी है, सब शेल से मुराद मैं क्या ले रहा हूं, के एल एम एन ये शेल्स हैं, और इनके अंदर जो एस पी डी एफ हैं वो सब शेल्स हैं। बेटा ये अब आपके पास शेल्स में कितने सब शेल्स होंगे, कितने उसके अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, और कितने उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर कहते हैं शेल है के, अब के शेल के लिए उसमें कितने सब शेल्स हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा जो के सब शेल है हमारे पास, इसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, n की वैल्यू 1 होगी इसमें। तो यहां पे हमारे पास n की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी, 1, ठीक है, और n की वैल्यू 1 होगी। तो बेटा इसका मतलब है k के अंदर जो सब शेल्स हैं, जो n की वैल्यू यहां पे होगी ना आपके पास, यानी जो सब शेल के लिए वैल्यू यूज करेंगे, जो शेल के लिए यूज करेंगे वही सब शेल की वैल्यू भी होगी। मैं मिसाल देता हूं आपको, हमारे पास अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है इसका शेल कौन सा होगा, गौर करिए जरा, KLM, यानी इसके लिए हमारे पास m शेल है, और m शेल के अंदर जो ये वैल्यू है इतने ही ऑर्बिटल्स होंगे, सॉरी इतने ही सब शेल्स होंगे। सब शेल्स होंगे कौन कौन से, m में s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 2 से मुराद कौन सा शेल होगा, k के बाद l शेल। तो बेटा ये L शेल है, इस L शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एक S और एक P। और अगर n की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू 1 थी तो ये कौन सा शेल था, K शेल, और इसके अंदर सब शेल कितने होते हैं, एक, सिर्फ S। तो जो ये वैल्यू होती है वही आपके पास आगे सब शेल्स की तादाद भी होती है। तो अगर हम कहते हैं कि KF जो है वो n शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं, तो n के लिए वैल्यू क्या आएगी 4, तो उसके अंदर 4 ही सब शेल होंगे, S, P, D और F। तो एक आपने ये देखा कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल है, वो n की वैल्यू बेसिकली हमें बता देती है। फिर उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं, अब आपने ऑर्बिटल्स और सब शेल में फर्क कर लिया, ऑर्बिटल्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो पूछता है कि सेकंड शेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो सेकंड शेल से मुराद मैं ले रहा हूं L शेल, ठीक है, K के बाद L शेल, और इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सेकंड शेल है तो बेटा उसकी वैल्यू n की वैल्यू क्या कर देनी है, स्क्वायर। तो बेटा आपके पास 2 रखेंगे तो आंसर आएगा 4। तो L शेल के अंदर 4 जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है इसमें S, एक होता है इसमें P, आगे फर्दर PX,
py और pz में होगा। तो टोटल कितने हो गए देखिए 4। इस तरह कहा जाता है कि m शेल के अंदर हमारे पास m बेसिक शेल है, ठीक है, ये थर्ड शेल है ना, इसके लिए कितने आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे? तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा बेटा। और 9 कौन कौन से होंगे? s, ये 3 px, py, pz और बेटा dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये कुल मिला के देखिए कितने हैं? ये कुल मिला के हमारे पास 9, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन अगर मैं इनमें से देखूं सबशेल कितने हैं? ऑर्बिटल्स 9 है, सबशेल कितने हैं? तो सबशेल हमारे पास एक s हो गया और p और d ओवरऑल, तो कुल कितने हैं? 3। तो ये सिंपल n की वैल्यू जो थी वो सबशेल्स थी और n स्क्वायर जो है वो ऑर्बिटल्स की वैल्यू होगी। फिर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फार्मूला बहुत पुराना, आप सभी को याद होगा, वो क्या है? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन रखना है तो 1 की पावर आप रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? के शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 इलेक्ट्रॉन्स होगी बेटा। सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये बेटा एक शेल के अंदर सब शेल कितने ढूंढने हैं आपने? ऑर्बिटल्स ढूंढने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो अब आप एक छोटा सा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल n शेल हैज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। n कौन सा शेल होता है? k, l, m और n यानी 4, ठीक है। तो अब आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 का स्क्वायर 16, ये बेटा 16 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 16 कैसे होंगे? 16 ऐसे होंगे, एक s होगा, 3 कौन से हो गए? p के, एक d में टोटल 5 होते हैं तो कितने हो गए? 9। और बेटा फिर आप 14 ऐड करें, उसके 7 ऐड करिए, किसके? वो बेटा ऐड करेंगे आप f के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो टोटल मिला के 16 वैल्यू पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी थी, यहां से एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सब शेल्स के मुतालिक। सब शेल्स में, अब सब शेल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, यानी p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, d के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं फर्दर। तो सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने कैसे हैं और सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने हैं। तो बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का तरीका है 2l + 1 और l की वैल्यू यहां पे क्या हो सकती है? l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। जब बेटा आप वैल्यू 0 रखते हैं, ये किसके लिए होता है? ये s के लिए होता है। और s में कितने ऑर्बिटल होंगे? जब आप यहाँ पे वैल्यू 0 रखेंगे, l की जगह पे जरा वैल्यू को 0 रख के देखिए, 2l + 1, 2 0 + 1, तो 0 और +1 सिर्फ 1 रह जाएगा। इसका मतलब है s के लिए फर्दर एक ही ऑर्बिटल होता है, वो खुद ही s होता है। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि बताओ p शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, तो बेटा l की वैल्यू आपको क्या रखनी है यहाँ पे? फिर l की वैल्यू आपको 1 रखना पड़ेगी। तो देखिए आंसर क्या आएगा? 3। तो बेटा 1 p के लिए और d के लिए वैल्यू क्या होगी? 2। तो d सब शेल में कितने हैं? तो आपको यहाँ पे 2 रखना है। अगर पूछे s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 0 रखेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, तो आप कहेंगे 1 ऑर्बिटल। p के लिए कितने हैं, तो आंसर आप 1 रखेंगे और 1 के लिए आंसर 3 आ जाएगा। अगर पूछे d सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, तो आप रखेंगे यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 + 1 = 5। और अगर पूछे कि f के अंदर वैल्यू जो 3 है, तो f के लिए वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 रखिए, तो कितने हो जाएंगे? 3, 6 + 7। तो f जो सब शेल है वो फर्दर 7 ऑर्बिटल्स रखता है, जो कि स्टिल अननोन है। बहरहाल थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट किया हुआ है इसको। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 2 × 2l + 1। तो बेटा आपके पास s में कितने इलेक्ट्रॉन है? हमने s के लिए क्या वैल्यू रखनी है? 0। तो आप 2 × 2 0 + 1, आई होप आप सॉल्व कर लेंगे और इनका आंसर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह से आप p के लिए 1 वैल्यू रखेंगे तो आपके पास 1 + 2 × 1 2 + 3 और × 6 आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह से बाकी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास था सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का तरीका और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका। फिर देखिए शेल से सब शेल में आगे, सब शेल्स में फर्दर ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक उसके एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा।
ठीक है, तो बेटा ये चीज आपने देखनी थी। नेक्स्ट एक छोटा सा एमसीक्यूज है जो कि अक्सर जो है बेटा वो इस तरह से बातें पूछी जाती हैं। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट क्या है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ठीक है, n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। क्वांटम नंबर 2018 में शामिल था, 2019 में इसको स्किप किया गया। क्वांटम नंबर हमारे सिलेबस का फिलहाल हिस्सा नहीं है। हम इसको क्वांटम नंबर्स पे जाके स्टडी नहीं करेंगे और ना ही इसको सॉल्व करेंगे, हमने जस्ट देखने हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आप n+l रूल को अवॉइड करके आपके पास 2-3 बड़े आसान से मेथड्स होते हैं, आपने जस्ट अरेंज करना है कि कौन सी तरतीब ठीक है। वो n+l रूल के मुताबिक हो या आपने सिंपल स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, ठीक है, वो इस तरह करके आपने रट्टा मारा हो, या वो जो भी है स्कीना प्यारी स्कीना, इस तरह करके जो भी आपने इसको रट्टा मारना है, बहरहाल वो रट्टा मार लें आप। तो जो काम एग्जामिनेशन में फिल फॉर वर्क करेगा बेटा वही टेक्निक सबसे बेस्ट है। एक तो ये हमारे पास कि आपने इसको स्कूल करके याद किया हो, ठीक है, फिर काउंटिंग कर लें। या एक और मेथड भी है जो आपको अरेंज कर देगा इनको ऑर्डर को, वो आपके पास ये मेथड है। मैं इसको थोड़ा सा इसलिए प्रेफर करता हूं कि समहाउ कई दफा एमसीक्यू इस तरह का आ जाता है कि वो पूछ लेता है, जिस तरह यहाँ पे भी एक एमसीक्यू है, फिर दोनों को इकट्ठा सॉल्व करते हैं कि 6d के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा। जरा मैं बता लूं कि इसका क्या फायदा होगा आपको। 6d के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो स्कूल में बहुत लंबे स्कूल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्कूल हो जाएंगे, हम तो एक से तंग थे। तो बहरहाल इसमें फिर वो ये वाला मेथड थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। उसमें आपने करना यूँ है कि एरोज को आप ऐसे पास करेंगे, फर्स्ट एरो सिर्फ 1s से, तो सबसे पहले 1s आएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट 2 एरोज, ये 2 एरोज का कॉम्बिनेशन चलेगा। फर्स्ट 2 एरोज सिर्फ s से पास होंगे, नेक्स्ट जो 2 एरोज हैं वो सिर्फ p से पास होंगे। देखिए ये फर्स्ट 2 जो एरोज हैं ये सिर्फ s से, और नेक्स्ट 2 एरोज सिर्फ s और p से। फिर नेक्स्ट 2 एरोज किन से बेटा, ये s3d से, फिर 3 का यानी 3 ऑर्बिटल्स आ गए। फर्स्ट सिर्फ s से, सेकंड भी s से, थर्ड और फोर्थ s और p से, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ s-p-d से, इस तरह से आप पास करेंगे। और नेक्स्ट ऑनवर्ड फिर 4 का कॉम्बिनेशन चल जाएगा यूं। अब सबसे पहले जो एरो था इसमें से पास हुआ था, दैट इज कॉल्ड 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। आपने यूं देखना है एरोस को, ठीक है। सबसे पहले ये एरो पास हुआ था 1s से, फिर ये सेकंड एरो था, ये आपके पास 2s, फिर थर्ड एरो जो था वो पहले 2p से पास हुआ, फिर 3s से, तो 2p और फिर 3s। फिर जो फोर्थ एरो था वो पहले किसमें से पास हुआ, 3p में से, फिर 4s में से, और फिफ्थ एरो आपका ये वाला एमसीक्यू भी सॉल्व कर देगा। पहले पास हो रहा है 3d से, पहले 3d आएगा, उसके बाद फिर आएगा 4p, ठीक है, और फिर आपके पास आएगा 5s। तो ये अब आपके पास एनर्जी लेवल्स के लिहाज से अगर हम लिखेंगे तो बड़ा ये इस तरह से सॉल्व होगा। तो 3d के बाद आपके पास 4s आना चाहिए, तो 3d के बाद 4s, ये हमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें से जो ठीक होना चाहिए। यहाँ पे तो p वाली भी शामिल है ना, ये वाली फोर्थ वाले, तो 3p, उसके बाद 4s, फिर आपके पास 3d। देखिए 3 का p, 4 का s और 3 का d, 3 का p, 4 का s, 3 का d, और फिर उसके बाद 4 का p। ये बेटा आपके पास है, ये तरतीब होनी चाहिए। देखिए फोर्थ एरो पहले पास हुआ था 1 2, फिफ्थ एरो एंड दिस वन, ये बेटा आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, और ये ऑर्डर हमें यहाँ मिलता है। इससे स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं, उस मेथड से बिल्कुल ठीक है। आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। 1+l रूल मांगे या ना, कहाँ करके निकालते रहेंगे, n की वैल्यू ऐड करें, फिर l की वैल्यू ऐड करें, एक का आंसर निकालें, फिर दूसरे का, तीसरे का, फिर मैच करें, तो उससे बेहतर है आप इस तरह से काम इसको चला लें। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद हमारे पास इसी तर्ज का एक और एमसीक्यू जो है वो बहरहाल ये ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा इस मेथड से। वो कौन सा है कि ये एक्सरसाइज में भी शायद 7th एमसीक्यू ये है कि आफ्टर 6d इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, 6d के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर होंगे। आपने सबसे पहले 6d ढूंढना है। ये 6 शेल है और ये इसका d, ठीक है, 6 का ये d। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहे हैं, तरतीब यूं आ रही है, यानी फिलिंग इस तरह से है। यहां पे होगा पहले इलेक्ट्रॉन 5th के f में आएगा फिल होके, फिर उसके बाद 6th के d में आएगा, और फिर 7th के p में। तो 6th
डी के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, 7th के पी में। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिए, बताइए जरा कि 5th डी के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, 5th डी के बाद, तो बेटा इलेक्ट्रॉन आएगा 6p में। और 4 के एफ के बाद कहां पे आएगा, 4f है, 4f के बाद एरो देखिए 5d। तो कौन सा ऑर्बिटल नेक्स्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन आना है, ये आप इस तौर से सीख सकते हैं, आसान है, स्कूल वाले से जरा थोड़ा सा आसान है, बहरहाल वो भी गलत नहीं है। तो इसको दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। क्या था हमारे पास, इसमें सबसे पहले 2 एरोस कहां से पास होने थे बेटा, सिर्फ एस से, फिर नेक्स्ट 2 एरोस एस पी से, फिर नेक्स्ट 2 एरोस एस पी डी से, और फिर 4 से ही होते जाएंगे। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 3 से क्यों है, क्योंकि अगर मैं आगे 8th लिखता तो वो उसके एस में से पास हो जाता, तो बहरहाल यहाँ तक हमारा काम चल सकता था, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही सॉल्व किया है। तो बेटा एक चीज आपको ये याद रखनी है। फिर यहाँ पे एमसीक्यूज को इस तरह से पूछा जा सकता है कि अफबाउ प्रिंसिपल की स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट एक है, पूछे कि विच प्रिंसिपल इट इज, कॉमनली इस तरह के एमसीक्यूज आता है कि आपके पास अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देना है तो इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के एतबार से, यानी सबसे पहले आप उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है, और वो किसकी होती है सबसे कम, वो होती है 1s की, सबसे कम एनर्जी इसकी है, न्यूक्लियस के करीब है, पोटेंशियल कम है इसका। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपने उसमें एंटर करना है जिसकी एनर्जी उससे थोड़ी सी ज्यादा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें जिसकी एनर्जी फर्दर ज्यादा है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के एतबार से आपने इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम करना है, और ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने, ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ही है। ये यूं करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को भी। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू इस एतबार से भी, ऑर्डर के एतबार से यहाँ पे भी सॉल्व हो सकता है, या पूछा जा सकता है 3p के बाद कौन सा आएगा, 4s के बाद कौन सा आएगा, वो वहां से भी सॉल्व हो सकता है। फिर एक चीज है जिसे हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होगा बेटा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये होगा कि हमारे पास एक ऑर्बिटल में अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो उनको लेके आना है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को आपने लेके आना है, तो बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन किस तरह आएंगे, वो ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। ठीक है, वो ऑपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज मूव करेगा और एक उसके एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्लॉकवाइज और एक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है वायरल। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास अगर ये चीज मौजूद है, हाइड्रोजन किस प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और ये सबसे लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये फॉलो करता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को, लेकिन ये फॉलो नहीं करता बाकी 2 लॉज को, मतलब जरूरत ही नहीं है इसमें ना उसकी। क्यों, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है पेयरिंग, तो पेयरिंग इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं थी अभी। और हर्ट्ज रूल क्या कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन तकसीम करने शुरू करें तो आपके पास अगर एक एनर्जी वाले ऑर्बिटल आ जाए, जिस तरह p जो है उसके 3 टोटे होते हैं, कौन कौन से छोटे छोटे होते हैं ये, एक का नाम है px, एक का नाम है py और एक का नाम pz, तीनों की एनर्जी सेम होती है। ऐसे ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब आपने इलेक्ट्रॉन तकसीम करने हैं, वैसे सबसे पहले तो इसमें करेंगे ना 1s में अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, किसकी एनर्जी कम है, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद p में जब तकसीम करने की बारी आएगी तो ये चूंकि 3 एक जैसे ऑर्बिटल्स हैं एनर्जी के एतबार से, तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले तकसीम करना है, इसे हम कहेंगे हर्ट्ज रूल। अब हम बात कर रहे थे चूंकि इसकी, इसमें सिर्फ ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो है वो इसकी जरूरत है, लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आ गया। पॉली एक्सक्लूजन में पेयरिंग रिक्वायर्ड नहीं थी है, वो भी जरूरत नहीं है। हर्ट्ज रूल के मुताबिक क्या है, हर्ट्ज रूल के मुताबिक ये है कि एक ऑर्बिटल अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आए तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल अभी आए ही नहीं, यानी pxyz वाले ऑर्बिटल अभी इसमें आए नहीं, तो ये जस्ट फॉलो करता है किसको, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को। तो आपने इस तौर पे देखते हैं कि कौन सा एटम कितने रूल्स फॉलो करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डज नॉट फॉलो हर्ट्ज रूल, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है या किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो कि हर्ट्ज रूल को फॉलो नहीं करती। तो देखते हैं, पहला है बोरॉन। बोरॉन में बेटा होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन को तकसीम करिए, किस तरह करेंगे आप, तो बेटा सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ठीक है, बोरॉन में। और मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो इसमें हर्ट्ज रूल फॉलो अभी हो नहीं रहा। क्यों, देखिए इसमें 1s में
हमने सबसे कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू किए, तो हमने कौन सा रूल फॉलो कर लिया, ऑफ पाव। फिर उसके बाद सेकंड 2s, तो एनर्जी ज्यादा थी इसमें, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐड किए तो यकीनन पेयरिंग इसमें आ गई, तो इसने ऑफ पाव को भी फॉलो किया और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो कर लिया। लेकिन इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आए जरूर हैं, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन तकसीम करने की बारी आई नहीं कि उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तकसीम होता, इसलिए ये अभी इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अब देखिए बाकी कैसे फॉलो करेंगे। बी ऑप्शन में कार्बन है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है 6 और 1s में होती है 2, फॉलो हो गया कौन सा प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। फिर 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, पॉली एक्सक्लूजन भी प्रिंसिपल फॉलो हो गया। और एनर्जी के एतबार से अब देखिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, एक इसमें विद सेम स्पिन। अब यहाँ पे आपको पूछा स्पिन को भी चेंज किया जा सकता है, तो वो भी गलत हो जाएगी, तो स्पिन भी सेम रहनी चाहिए, एक ही तरफ रहनी चाहिए और एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसमें। तो बेटा ये आपके पास इसने तो फॉलो कर लिया हॉर्न्स रूल को। सिमिलरली नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन में 1s में 2, 2s में 2, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में भी 1 विद सेम स्पिन। ये इसने भी हॉर्न्स रूल को फॉलो कर लिया, डीजेनरेट ऑर्बिटल एक एक आगे। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तकसीम करेंगे, फिर बचेगा तो रिपीट करेंगे। तो बेटा इसने भी फॉलो कर लिया। तो इसमें से जिसने फॉलो नहीं किया था वो ये ऑप्शन थी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, कौन किस रूल को फॉलो करता है और कौन फॉलो नहीं करता। देन एक एमसीक्यूज यहां से इस एतबार का भी आ सकता है कि बताइए इनमें से किस पेयर के अंदर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एग्जिस्ट करती है, सेम इलेक्ट्रॉनिक या सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एग्जिस्ट करती है। मैग्नीशियम +1 और सोडियम +1 के अंदर बेटा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे ना, उसी में सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी होगी। मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है 12, +1 का मतलब है 12 नहीं 11। सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 हैं, +1 का मतलब है 10। इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे सेम हो सकती है, तो ये नहीं होंगे पेयर जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम हो। फिर P-3 नाइट्रोजन -3। अब इसमें बेशक ये सेम ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के अंदर वैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7, -3 10। फास्फोरस के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 15, -3 18। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम नहीं हो सकती। कार्बन के अंदर सिंपली 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 8 नहीं हो सकता। लिथियम कुल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 3, ठीक है, और +1 का मतलब है 2। बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है 4, +2 का मतलब है 2। दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड विल नॉट फॉलो ए सिंगल रूल। विच रूल? लास्ट वन, हॉर्न्स रूल। इसको फॉलो ये भी नहीं करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। हमारे पास ये जस्ट 2 टॉपिक्स थे नन्हे मुन्ने से। कौन कौन से? एक था हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बहरहाल क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन रूल्स को फॉलो नहीं करती। उनमें से कौन सा रूल क्रोमियम में भी फॉलो नहीं होता, ठीक है, उनमें से कौन सा रूल है जो फॉलो नहीं होता? उसमें बेटा ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा उसमें भी। एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है क्रोमियम की भी और इवन कॉपर की भी, वो इन रूल्स के मुताबिक नहीं है, तो बेटा वो भी आपने याद रख लेनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे जरा थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे अब आप उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे बात करेंगे, जो इस यूनिट का लास्ट 2 टॉपिक है। टिल देन खुश रहें, जीते रहें, अल्लाह हाफिज।